हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम सारणिकों के प्रगुण दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सारणिकों को हल करने के कुछ विशेष नियम पढ़ने वाले हैं और उनमें से पहला नियम है कि अगर किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य है तो उस सारणिक का मान भी शून्य होता है। इसी प्रकार अगर सारणिक के किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो सारणिक का मान भी शून्य होता है। उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे देखो, अपने पास एक सारणिक है जिसकी पहली पंक्ति के अवयव है 0 0 0, दूसरी पंक्ति में है 1 2 3, तीसरी पंक्ति है 4 5 6। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सारणिक के एक पंक्ति के सभी अवयव 0 है। अब इसका प्रसार करके देखते हैं। अगर हम पहली पंक्ति से इसका प्रसार करें तो ये पहले ये 0 लिखेंगे, फिर ये 0 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देंगे। ये जो 0 है, ये 0 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उनको छोड़ देंगे और बचे हुए अवयव को यहाँ लिखेंगे। तो बचे हुए अवयव हो गए 2 3 5 6। फिर माइनस चिन्ह के साथ अगला अवयव लिखेंगे इस पंक्ति का और वो भी 0 ही है, तो अगला अवयव 0 होगा। अब ये 0 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देंगे और बचे हुए इन अवयव को यहाँ सारणिक में लिखेंगे 1 3 4 6। इसके बाद फिर से इस पंक्ति का अगला अवयव प्लस चिन्ह के साथ, प्रसार में पहला अवयव, पंक्ति का पहला अवयव धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक लेते हैं। उसके बाद ये 0 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देंगे, बचे हुए अवयव को यहाँ सारणिक में लिखेंगे 1 2 4 5। इसको अगर आगे हल करते हैं तो देखो, ये सारणिक का मान चाहे जो हो उसका गुना इस 0 से होने वाला है। मतलब ये सारणिक का गुना जब इस 0 से होगा तो 0 प्राप्त होगा। वैसे यहाँ पर भी सारणिक का मान चाहे जो हो उस मान का गुना 0 से होने पर 0 ही होगा। यहाँ पर भी सारणिक के मान से इस 0 का गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार इसका मान 0। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जिस सारणिक के एक पंक्ति के सभी अवयव 0 है, जिस सारणिक में किसी एक पंक्ति के सभी अवयव 0 है उस सारणिक का मान 0 होता है। इसी प्रकार अगर सारणिक के किसी एक स्तंभ के सभी अवयव का मान 0 है, मतलब किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 है, अगर किसी सारणिक के किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 है तो उस सारणिक का मान भी 0 होता है। मतलब ये जो सारणिक है इसको अगर हल करते हैं तो इसका भी मान 0 प्राप्त होगा। देखो कैसे, पहली पंक्ति से ही इसका प्रसार करते हैं। ये 0 लिखा, ये 0 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ा, ये स्तंभ छोड़ा, तो बचेगा अपने पास 2 3 5 6। फिर अगला अवयव ऋण चिन्ह के साथ -1, मतलब ये ऋण चिन्ह के साथ इस 1 को लिखा। ये 1 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में उसको छोड़ दिया, बचे हुए अवयव को यहाँ लिख देंगे सारणिक में 0 3 0 6। उसके बाद फिर इस पंक्ति का अगला अवयव +4, पहली पंक्ति से प्रसार कर रहा है। ये 4 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देंगे और बचे हुए अवयव को यहाँ सारणिक में लिखेंगे 0 2 0 5। फिर इसका हल देखो कैसे होगा। ये 0 ऊपर से नीचे गुणा 10 और नीचे से ऊपर गुणा करेंगे तो 15। -1 ऊपर से नीचे गुणा 0, नीचे से ऊपर गुणा 0। फिर +4 ऊपर से नीचे गुणा करेंगे 0, फिर माइनस चिन्ह के साथ नीचे से ऊपर गुणा करेंगे 0। इस प्रकार ये 0 - 0 + 0 प्राप्त होगा, मतलब फिर से 0। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी सारणिक के किसी पंक्ति के सभी अवयव 0 है तो सारणिक का मान 0 होता है। इसी प्रकार अगर सारणिक का कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 है तो सारणिक का मान भी 0 होगा। मतलब जिस सारणिक में 0 अवयव वाली पंक्ति है, जिसके सभी अवयव 0 है, उस सारणिक का मान 0। जिस सारणिक में एक ऐसी पंक्ति मौजूद है जिसके सभी अवयव 0 है तो उस सारणिक का मान भी 0। अब अगला नियम पढ़ते हैं हम।
तो अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी में अगर किसी सारणिक के दो पंक्तियां समान है, अगर किसी सारणिक में दो पंक्तियां समान है तो उन सारणिक का मान भी शून्य होता है। अगर सारणिक के दो स्तंभ समान है, जिसको सर्वसम स्तंभ कहते हैं, समान स्तंभों को सर्वसम स्तंभ कहते हैं, तो अगर किसी सारणिक के दो स्तंभ समान है तो सारणिक का मान भी 0 होगा। अगर सारणिक में दो पंक्तियां समान है तो सारणिक का मान भी 0 होगा। ये दूसरा नियम है। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ अपने पास एक सारणिक है जिसकी पहली पंक्ति 1 2 3, दूसरी पंक्ति भी 1 2 3, तीसरी पंक्ति 4 5 6 है। यहाँ पहली और दूसरी पंक्ति समान है। इन समान पंक्तियों को सर्वसम पंक्तियां कहते हैं। अगर सारणिक में दो सर्वसम पंक्तियां मौजूद है, मतलब दो समान पंक्तियां मौजूद है, तो सारणिक का मान 0 होता है। जैसे इसको अगर हल करके देखें तो इसका मान 0 प्राप्त होगा। अगर अपन पहली पंक्ति से इसका प्रसार करें तो ये 1 लिखा जाएगा। उसके बाद ये वाली सारणिक लिखेंगे, ये 1 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में उसको छोड़ दिए और बची हुई सारणिक को यहाँ लिख देते हैं 2 3 5 6। उसके बाद अगला हुआ है ऋण चिन्ह के साथ, ये -2 लिखेंगे, ऋण चिन्ह के साथ ये वाला 2 पंक्ति का अगला हो जाओ। ये 2 जिस स्तंभ में है, जिस पंक्ति में है, उसको छोड़ दो और बची हुई है ये जो अवयव है इसको सारणिक में लिख दो। तो बचा क्या 1 3, इसको लिखेंगे 4 6 लिख देंगे। उसके बाद इस पंक्ति का अगला अवयव लिखे, इसको धन चिन्ह के साथ लिया था, इसको ऋण चिन्ह के साथ, अब इसको धन चिन्ह के साथ लेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब ये जो 3 है, ये 3 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, उसको छोड़ देना है और बचे हुए को यहाँ सारणिक में लिखना है 1 2 4 5। इसको हल करते हैं, ये 1 जैसे का वैसा, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा, माइनस के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा 15, -2 जैसे का वैसा, ऊपर से नीचे की ओर गुणा किए 6 मिला, माइनस के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा 12, फिर ये +3 ऊपर से नीचे की ओर गुणा किए 5 मिला, माइनस नीचे से ऊपर की ओर गुणा 8। इसको हल करते हैं, ये होगा -3 × 1 -3, यहाँ पर ये होगा अपना -6 × -2 +10, ये -2 सॉरी ये -3 × +3 -9 होगा, ये -3 और ये -9, ये -10 हो गया और ये +10 और ये हो गया 0। इस प्रकार हम क्या समझे कि अगर किसी सारणिक के दो पंक्तियां सर्वसम है, मतलब अगर किसी सारणिक में दो पंक्तियां सर्वसम है या दो स्तंभ सर्वसम है तो उस सारणिक का मान भी 0 होगा। अब अगला नियम देखते हैं हम। तो अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम सारणिक की दो संलग्न पंक्तियों को आपस में बदल दे तो उस सारणिक का चिन्ह भी बदल जाता है। इसी प्रकार हम सारणिक के दो संलग्न स्तंभों को आपस में बदल दे तो सारणिक का चिन्ह भी बदल जाता है। संलग्न पंक्ति का मतलब है पास पास वाली पंक्तियां। जैसे देखो ये दोनों पास पास वाली पंक्तियां हैं, अगर इन पंक्तियों को हम आपस में बदल दे तो सारणिक का चिन्ह भी बदल जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर हम पहली पंक्ति की जगह दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति की जगह पहली पंक्ति लिख दें इस प्रकार से A2 B2 C2 A1 B1 C1 और ये तीसरी पंक्ति जैसे कि वैसे लिख देते हैं, तो ऐसा करने से होगा क्या कि ये जो सारणिक है इसका चिन्ह अभी धनात्मक था, इन पास पास वाली पंक्तियों को आपस में बदल दिए तो इसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब अगर हम सारणिक की दो संलग्न पंक्तियों को आपस में बदलते हैं तो सारणिक का चिन्ह भी बदल जाता है। इस सारणिक का चिन्ह धनात्मक था, पंक्तियों को बदल दिए तो चिन्ह ऋणात्मक हो गया। इसी प्रकार हम अगर दूसरी तीसरी पंक्ति को भी आपस में बदल देते, पास पास वाली पंक्तियों को अगर हम आपस में बदलते हैं तो चिन्ह बदलता है। मतलब हम अगर इन दोनों पंक्तियों को आपस में बदल दे तो फिर से इसका चिन्ह बदल जाएगा। इसका चिन्ह भी धनात्मक है तो इन पंक्तियों को बदलने पर भी इसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार स्तंभ में भी होता है। अगर हम इस सारणिक के दो संलग्न स्तंभ मतलब पास पास वाले स्तंभ को आपस में बदल दे तो इस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। उदाहरण के लिए देखो
यहाँ अगर हम पहले स्तंभ को दूसरे से और दूसरे को पहले से बदल दे तो जो मान प्राप्त होगा वो मान इस मान का उल्टा मान प्राप्त होगा। जैसे ये अगर धनात्मक है, इसका मान अगर धनात्मक है तो इसका मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम पहले स्तंभ की जगह इस टाइप से दूसरा स्तंभ लिख दे और दूसरे की जगह पहला स्तंभ लिख दे और तीसरा स्तंभ जैसे का वैसा लिख रहे हैं तो होगा क्या, इस सारणी का चिन्ह धनात्मक था तो ये चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा इस प्रकार से। मतलब अगर इसका मान +10 आता है तो इसकी दो पंक्तियों को आपस में बदल के हल करेंगे तो उसका मान -10 प्राप्त होगा। ये है अगला नियम। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं हम। यहाँ अपने पास एक सारणिक है जिसकी पहली पंक्ति में हुआ है 1 2 4 5। इसका मान निकाल के देख लेते हैं। ऊपर से नीचे की ओर गुणा किए तो 5 प्राप्त हुआ, फिर माइनस चिन्ह के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा करेंगे 8, इन दोनों को घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा। अब हम क्या करते हैं, इनके पंक्तियों को आपस में बदलते हैं और उसका मान निकाल के देखते हैं। ये दो संलग्न पंक्तियां हैं, इनको आपस में बदलते हैं। दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति में लिख दिए, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में। अब इसका मान निकालते हैं। ऊपर से नीचे गुणा करेंगे 8 मिलेगा, माइनस चिन्ह के साथ नीचे से ऊपर गुणा 5, इसका मान प्राप्त हुआ +3। तो इससे क्या समझ में आता है कि हम अगर सारणिक की पंक्तियों को बदल दे आपस में, सारणिक की दो संलग्न पंक्तियों को आपस में बदल दे तो सारणिक के मान का चिन्ह भी बदलता है। इसका मान ऋणात्मक था, पंक्तियों को बदलकर हल किए तो मान धनात्मक मिला। इसी प्रकार स्तंभ में भी होता है, अगर स्तंभों को आपस में बदल दे तो भी चिन्ह बदलता है सारणिक के मान का। ये था अपना तीसरा नियम। इसके बाद हम चौथा नियम देखते हैं। तो अपना चौथा नियम है, चौथा नियम ये कहता है कि हम अगर किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों के रूप में लिख दे या सारणिक के स्तंभों को पंक्तियों के रूप में लिख दे तो ऐसा करने से सारणिक के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए अपने पास एक सारणिक है जिसकी पहली पंक्ति 1 2 3 8 2 9 3 4 6 है और हमने क्या किया, इस सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों के रूप में लिख दिया। पहली पंक्ति को लिखा हमने पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को लिखा दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को लिख देते हैं हम तीसरे स्तंभ में। मतलब हमने सारणिकों की पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। ऐसा करने से देखते हैं कि इनके मान पे क्या फर्क पड़ता है। ये अपनी मूल सारणिक थी, इसको हल करते हैं। ये पहला अवयव 1 लिखा, 1 जिस पंक्ति में था, जिस स्तंभ में था उसको छोड़ दिया, बचे हुए अवयव को यहाँ सारणिक में लिख देते हैं 2 9 4 6। फिर ये अगला अवयव ऋण चिन्ह के साथ लिया, अगला अवयव लिया 2 ऋण चिन्ह के साथ। ये 2 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दिया और बचे हुए ये जो अवयव है उन अवयव को यहाँ सारणिक में लिखते हैं 8 9 3 6। पहला धनात्मक लिया था, दूसरा अवयव ऋणात्मक लिया था, तीसरा अवयव 3 जो है इसको धनात्मक लेंगे। 3 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देंगे, बचे हुए अवयव को यहाँ लिख देंगे सारणिक में 8 2 3 4। इसको हल करते हैं। ये 1 इंटू होगा 12 माइनस 36 माइनस 2 इंटू 48 माइनस 27। ये ऊपर से नीचे गुणा करेंगे तो 48 मिलेगा, माइनस चिन्ह के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा 27 प्लस 3 जैसे का वैसा ऊपर से नीचे की ओर गुणा 32 माइनस नीचे से ऊपर की ओर गुणा 6। इसको हल करते हैं। ये होगा -24 और ये होगा अपना 1 2 21 और 21 का डबल -42 प्लस ये होगा अपना 26 और ये हो जाएगा 26 3 78। इसको मल्टीप्लाई, इसका आंसर प्राप्त करते हैं। ये हो जाएगा अपना 6 और ये 6।
-66 और इसमें ऐड करेंगे तो ये प्राप्त होगा अपना 2 1 12। इसका आंसर, इस सारणिक का आंसर 12 प्राप्त हुआ। अब इसको हल करते हैं, इसको शॉर्टकट में हल करते हैं। देखो शॉर्टकट में सारणिक को किस प्रकार से हल करते हैं। सारणिक का शॉर्टकट में प्रसार करना है। सबसे पहले ये 1 लिखो, पहली पंक्ति का अवयव। ये 1 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में, उसको छोड़ दो और बचे हुए ये जो अवयव है उसमें पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा कर दो, फिर माइनस चिन्ह लगा के नीचे से ऊपर की ओर गुणा करो। फिर अगला अवयव लिखो ऋण चिन्ह के साथ। अगला अवयव लिखा 8 ऋण चिन्ह के साथ। 8 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो, मतलब 8 ये पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति छोड़ दिए, दूसरे स्तंभ को छोड़ दिए, तो ये वाले अवयव बचेंगे। इन अवयव में पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा करो। 2 का गुणा 6 के साथ 12, फिर माइनस के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा, 3 का 4 के साथ 12। उसके बाद अगला अवयव धन चिन्ह के साथ लिखो। ये अवयव 3 जिस पंक्ति में, जिस स्तंभ में, उसको छोड़ दो और ये जो बचे हुए अवयव है उसमें पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा करो, 18, फिर माइनस चिन्ह लगा के नीचे से ऊपर की ओर गुणा करते हैं तो 6 प्राप्त होगा। इसको हल करते हैं, ये -24, ये तो 0 हो जाएगा और ये प्लस, ये होगा 12, 12 ये 36, -24 + 36 12। इसका भी मान 12 प्राप्त हुआ था, इसका भी मान 12 प्राप्त हुआ। अपन ने किया क्या था, ये जो सारणिक है, इस सारणिक के पंक्तियों को स्तंभ में लिखने से ये वाली सारणिक प्राप्त हुई थी, लेकिन मान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका भी मान 12 और इसके पंक्तियों को स्तंभ में लिखने से जो सारणिक प्राप्त हुई थी उसका भी मान 12। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सारणिकों की पंक्तियों को स्तंभों के रूप में लिख दे या फिर स्तंभों को पंक्तियों के रूप में लिख दे तो सारणिक के मान पर इसका कोई असर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगला नियम देखते हैं हम। अब देखते हैं अगला नियम। इस नियम में देखो, अगर अपने पास कोई सारणिक है और उस सारणिक में किसी संख्या का गुणा करना है, मान लो कि वो संख्या k है और k का इस सारणिक में गुणा करना है, मतलब k इंटू ये सारणिक लिखना है इस प्रकार से। तो ये जो गुणा करने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बाहर के इस अवयव का सारणिक के किसी भी एक पंक्ति में ही गुणा करना होता है, सभी पंक्तियों में गुणा करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हमने k का गुणा पहली पंक्ति में कर दिया तो दूसरी और तीसरी में नहीं करना पड़ेगा। हम अगर k का गुणा दूसरी पंक्ति में करते हैं तो पहली और तीसरी में नहीं करेंगे, तीसरी में करते हैं तो पहली दूसरी में नहीं करेंगे। मतलब अगर हम k का गुणा किसी एक पंक्ति में कर दे तो संख्या k का गुणा पूरे सारणिक में हो जाता है। ये होता है अगला नियम। जैसे हम अगर पहली पंक्ति में k का गुणा किए तो ये k_a1 k_b1 k_c1 लिखा जाएगा। अगर हम पहली पंक्ति में k का गुणा कर चुके हैं तो हमें दूसरी पंक्ति में k का गुणा नहीं करना होता है और तीसरी पंक्ति में भी k का गुणा नहीं करना होता है। इस प्रकार से अगर हम k का गुणा दूसरी पंक्ति में करते तो फिर पहली और तीसरी में नहीं करना होता। इसका मतलब इस प्रकार से भी हम कर सकते थे k का गुणा। अगर दूसरी में नहीं करना है तो तीसरी में कर दो, पहली दूसरी को छोड़ दो, पहली और दूसरी में नहीं होगा गुणा। इसी प्रकार स्तंभ में भी हम k का गुणा कर सकते हैं। अगर हम k का गुणा पहले स्तंभ में कर रहे हैं तो दूसरे और तीसरे स्तंभ में नहीं करना पड़ेगा। अगर हम k का गुणा दूसरे स्तंभ में कर रहे हैं तो पहले या तीसरे स्तंभ में नहीं करना होगा। कहने का मतलब ये कि अगर किसी संख्या से सारणिक को गुणा करना है तो उस संख्या का सारणिक के या तो किसी एक पंक्ति में गुणा होता है या किसी एक स्तंभ में। इसका चयन हमें करना है कि हमें उस संख्या से सारणिक के किस पंक्ति को गुणा करना है। अगर हम चाहे तो उस संख्या का सारणिक के पहली पंक्ति में भी गुणा कर सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरी में भी कर सकते हैं या फिर तीसरी में भी कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस संख्या का सारणिक के अंदर की कौन सी पंक्ति में गुणा करना चाहते हैं। जिस पंक्ति में भी हम गुणा करना चाहते हैं उस पंक्ति में गुणा कर सकते हैं। अगर पहली में किया है तो दूसरी तीसरी में नहीं करेंगे, दूसरी में किया तो पहली तीसरी में नहीं करेंगे, तीसरी पंक्ति में किया तो पहली दूसरी पंक्ति में नहीं करेंगे। मतलब गुणा सिर्फ किसी एक पंक्ति में होगा या फिर किसी एक स्तंभ में होगा। ठीक है, ये 6 नियम थे जो महत्वपूर्ण नियम थे। इन नियमों को ध्यान में रखना है। इन्हीं नियमों पे आधारित है अगले प्रश्न
जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम